हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय, जी हाँ, इस समय 25 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमने एक ऑफर डाला हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट एवरी डे 5 स्टूडेंट्स को, जी हाँ, 5 स्टूडेंट्स, 5 लकी स्टूडेंट्स को फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जीतने का मौका मिल रहा है। ठीक है, लकी ड्रॉ के माध्यम से। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। जो भी मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हैं, आपके पास पूरा चांस है कि फुल एंड फुल ऑन रिफंड आपको मिले। ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट हम आपको देना चाह रहे हैं, ये कि जो कुछ भी आप इस पीपीटी में जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, वो सवाल आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। चलिए, विथ दिस नोट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हम स्टार्ट करेंगे आज कंक्लूजन्स के साथ। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे हम। ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें, और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हम इसे कर सकें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा और लेंदी होगा और लंबा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, आपको यहाँ पर एक मिसिंग कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मेन कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ऑफ कोर्स ये बहुत सारे क्लेम्स हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1, 2 एंड 3। चलिए मार्क करते हैं कौन कौन से क्लेम्स हैं हमारे पास यहाँ पर, कौन कौन से प्रीमाइसिस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, लेट्स ओपन। यस, ये रहा पहला क्लेम, और ये रहा आपका सेकंड क्लेम, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये रहा आपका तीसरा क्लेम। यानी 3 क्लेम्स हैं यहाँ पर। और क्या मेन कंटेंशन है वो देखेंगे। With more than 1.2 billion telecom subscribers and more than 830 million internet subscribers, India hosts the second largest telecom market in the world. ओके, यहाँ पर टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की बात की गई है, ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन, और इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात की गई है, और हमारे सबसे बड़े वर्ल्ड के नंबर सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट की बात की गई है। द एवरेज मंथली मोबाइल डेटा यूजेज ऑफ 14.1 GB एंडिंग 2021 क्वार्टर रिमेन्स अमंग द हाईएस्ट अक्रॉस द ग्लोब। यानी पिछले जून क्वार्टर 2021 में ऑलमोस्ट जो एवरेज मंथली यूजेज था वो 14.1 GB था, विच वॉज हाइएस्ट अक्रॉस द ग्लोब। एंड डिस्पाइट दैट मच ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सेसिंग इंटरनेट थ्रू रिलेटिवली स्लो मोबाइल फोन कनेक्शंस। ठीक है, मेन कंटेंशन का आइडिया लग रहा होगा कि अभी भी इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बाद और इतना ज़्यादा मोबाइल डेटा यूजेज होने के बावजूद हम एक स्लो मोबाइल कनेक्शन पर है, रिलेटिवली एज पर कंपेयर टू मोस्ट प्रॉब्ली द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे कंट्रीज की बात से कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होंगे यहाँ पर। हम देखते हैं हमें क्या चीज़ मेन कंक्लूड करता हुआ दिखता है यहाँ पर, और हमें चीट कोड भी पता है, हम कैसे उस चीट कोड का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको पॉज करके इसका स्क्रीन पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यहीं से आपका सोल्यूशन। ऑप्शन ए सेज दैट इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी लो इन इंडिया। क्या इस पूरे तीनों प्रेमाइसिस में इस चीज़ को प्रूव करने की व्याख्या की गई थी कि इंटरनेट स्पीड बहुत लो है भारत देश में? क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, इन्फर ज़रूर कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली हमें बताया गया है कि हम बहुत ही ज़्यादा स्लो कनेक्शंस पर हैं, रिलेटिवली एज पर कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड, आफ्टर यूजिंग 14.1 GB ऑफ डेटा मंथली एवरेज। स्टिल हम इसको पूरा का पूरा कंक्लूड होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये पूरे के पूरे तीनों प्रेमाइसिस मिल करके इस स्टेटमेंट को क्लेम करेंगे। अगर ये मेरा कंक्लूजन है और ये 3 प्रेमाइसिस हैं, तो पूरा का पूरा तीनों प्रेमाइसिस इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ये हम नहीं कह सकते। अगर हम यहाँ पे लगा दें देयरफॉर दैट इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी लो इन इंडिया, वी कैन नॉट क्लियरली से दैट। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा मेन कंटेंशन ये है, तो हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर नाउ। बी सेज दैट the mobile phone technology in India is outdated and needs upgradation। क्या हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड है इंडिया में और उसको अपग्रेडेशन की आवश्यकता है? जी नहीं, हमारे पास इतना एविडेंस नहीं था पूरे आर्ग्यूमेंट में। हाँ, ये ज़रूर बताया गया था कि वी हैव रिलेटिवली स्लो कनेक्शंस, और हमारा जो पॉपुलेशन है वो 1.2 बिलियन यूजर्स है। सी सेज दैट इंटरनेट यूजेज इन इंडिया इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंटरनेट स्पीड। जी हाँ, काफ़ी हद तक हम ये बोल सकते हैं, पर ये क्या वो स्टेटमेंट है जिसको सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्लेम करेंगे? जी नहीं, ये इन्फ्रेंस है।
इसको हम इन्फर कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, बिकॉज इंटरनेट यूजेज बहुत ज़्यादा था हमारे पास और इंटरनेट स्पीड रिलेटिवली स्लो है। स्टिल ये इन्फरेंस फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज हमें और एविडेंस चाहिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इट्स नॉट प्रोपोर्शनल। स्टिल हम ये नहीं कह सकते, स्टिल हमें बेंचमार्क नहीं पता, बहुत ज़्यादा बड़ा बेंचमार्क नहीं पता कि इंटरनेट यूजेज का हम कैसे कंपैरिजन करेंगे बाकी कंट्री से। स्टिल इट इज़ वन ऑफ दोज लार्जेस्ट, ये तो हमें पता है, बट रिलेटिवली इंटरनेट स्पीड कम है, तो हम ये इन्फर जरूर कर सकते हैं। वी कैन टेक इट एज अ गुड इन्फरेंस। ठीक है, लेट्स सी डी। डी सेज दैट हाई स्पीड internet access is needed in India due to the fact that internet usage is constantly increasing in India। ये तो हमें पता है कि इंटरनेट यूजेज बढ़ रहा है। क्या हम बोल सकते हैं देयर फोर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस इज नीडेड, बिकॉज इंटरनेट एक्सेस, ये दोनों बातें हुई थी इनिशियली प्रीमाइस में, पहले प्रीमाइस में यही बताया गया कि इंटरनेट यूजेज जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो रिलेटिवली स्लो है। ये काफ़ी एक बेटर स्टेटमेंट है टू कंक्लूड होल ऑफ द आइडिया। अगर हम यहाँ पर देयरफॉर लगाएं या कॉन्सिक्वेंटली लिखें और उसको ऐड कर दें अपने आर्ग्यूमेंट में, तो कंप्लीट होता हुआ दिखता है ज़्यादा बेहतर तरीके से एज पर कंपेयर टू सी। ठीक है, सी एक बेहतर इन्फ्रेंस है, बट स्टिल वी नीड मोर एविडेंस, हमें और ज़्यादा एविडेंस की और प्रूफ की आवश्यकता होगी सी को प्रूव करने के लिए। फाइन, सो डी हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपको सोल्यूशन आपको चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अदरवाइज आपको पीडीएफ भी मिलेगा। फाइन, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट टू क्लेम्स हैं हमारे पास। पहला क्लेम है about scalable digital public platforms such as Aadhaar, DigiLocker and UPI are platforms around which private players have created an ecosystem of solutions। जी हाँ, हमने देखा कि बहुत सारे ऐप्स आज की डेट में हैं, जैसे पेटीएम फॉर एग्जांपल एज अ प्राइवेट प्लेयर, और वो आधार और यूपीआई के जो डिजिटल जो हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं इनका इस्तेमाल करता है ताकि हम पेमेंट्स कर सकें, ताकि हम बिल्स पे कर सकें। तो एक इकोसिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस बन रहा है ई पेमेंट्स का, विद द हेल्प ऑफ आधार, विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, विद द हेल्प ऑफ डिजीलॉकर। ये सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स काम आ रहे हैं इन प्राइवेट प्लेयर्स को। फाइन, सेकंड क्लेम कहता है इंडियाज fintech growth is built on the strength of these platforms, evident from over 38 billion transaction worth almost rupees 72 trillion handled by UPI in 2020 and 2021। ये एक एविडेंस दिया गया है कि कैसे ये प्राइवेट प्लेयर्स या हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ दिखता है यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट 38 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं वर्थ ऑलमोस्ट 72 ट्रिलियन रुपीज़ इन 2020। ये एक साल के अंदर इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इन प्लेटफॉर्म्स ने हैंडल किए हैं। क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट कुड बी दी पॉसिबल ऑप्शंस दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। ये रहा पांचों ऑप्शंस आपके सामने, और यहाँ से आप जज करेंगे कि कौन सा बेटर कंक्लूजन है। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि आप एक ही स्क्रीन पर दोनों चीज़ों को डालिए, बट थोड़ा सा रेजोल्यूशन इश्यूज होते हैं, लेकिन ये आपको बेहतर स्थिति दिखती है यहाँ पर कि पैसेज हम ऑलरेडी कंटेंशन डील कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। अब हमें लिए आंसर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, ए सेज दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव द एबिलिटी टू स्केल डिजिटल सर्विसेज। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव एबिलिटी टू स्केल डिजिटल सर्विसेज? क्या हम ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं? थोड़ा बहुत इन्फ्रेंस लगता है, एज एन इन्फ्रेंस ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटल सर्विसेज की बात कर रहे थे, हम प्राइवेट प्लेयर्स की फिनटेक ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, बट स्टिल वी नीड मोर एविडेंस। क्या आपको लगता है डिजिटल सर्विस एग्जैक्टली वर्ड वहाँ यूज़ हुआ है, या हमें थोड़ा सा बेहतर एविडेंस होता है इसके बारे में, या इसको स्केलेबल बनाने के बारे में? जी हाँ, हमें थोड़ा सा और एविडेंस यहाँ चाहिए। स्टिल वी कैन कीप इट एज बकेट आंसर फॉर नाउ। इसको हम एक बकेट आंसर में रखते हैं और इसको अभी हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर हमें कोई बेहतर आंसर मिलता है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेट्स सी, बी सेज दैट फाइनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड थ्रू डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड। क्या एस्टिमेशन की बात हो रही है? हम सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसके बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्केलेबल प्लेटफॉर्म्स, जैसे हमारे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स बढ़ चुके हैं। तो हम एकदम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, हमें स्टिल मोर एविडेंस चाहिए होगा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो हम इसको फिलहाल रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। सी सेड दैट गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एवरी सिटीजन। गवर्नमेंट जो है वो फोकस्ड है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एवरी सिटीजन। क्या हम ये कह सकते हैं दैट इज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एवरी सिटीजन? जी, गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं हुई है फॉर नाउ, और हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में फिनटेक ग्रोथ की बात कर रहे थे, ना कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो फिलहाल ये भी रिजेक्ट होता हुआ आंसर दिखता है। डी सेज दैट फिनटेक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।
देयरफॉर फिनटेक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। ओके, पहले क्लेम में हमें स्ट्रेंथ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की गई थी, दूसरे क्लेम में फाइनेंशियल फिनटेक ग्रोथ की बात की गई थी। क्या हम डायरेक्टली ये क्लेम कर सकते हैं दैट देयरफॉर फिनटेक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, बिकॉज दोनों क्लेम्स की बात यहाँ पर हो रही है, दोनों ही इन्फरेंशियली क्लेम करेंगे, दोनों ही रेलेवेंट है हमारे कंक्लूजन के लिए। यहाँ पर ए से बेहतर आंसर है, ए से बेहतर आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें फिनटेक ग्रोथ की भी बात हो गई है और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी बात हो गई है, आधार और डिजी लॉकर की भी बात हो गई। सो पूरा समराइज होता हुआ दिखता है एज एन ऑप्शन डी, मच बेटर आंसर एज अ कंक्लूजन, एज अ मिसिंग प्रीमाइस। बिल्कुल, लेट्स सी, या डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर ही है। और हम मूव करेंगे तीसरे सवाल की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है दैट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लेम्स है तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा। हालांकि ये पहला क्लेम है जो ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस दिखता है, बड़ा स्टेटमेंट दिखता है, और उसके बाद फिर ये सेकंड और फिर तीसरा क्लेम ऑलरेडी दिया है, तो यानी 3 क्लेम्स हमें देखने हैं। चलिए देखते हैं। From the filing of income tax returns to single window clearance for projects, the government has changed the way businesses and citizens interact with it. Okay, ये पहला क्लेम यहीं खत्म होता है, सॉरी, यहाँ पर 4 क्लेम्स हैं, ठीक है। फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स टू सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स, यानी यहाँ पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमें एक सिंगल विंडो मिल रही है इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई और प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है, तो हमारे लिए और बेहतर हुआ है। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आसान की हैं। मोर देन 4000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज, तो यानी कि ओवरऑल बात ई गवर्नमेंट सर्विसेज की हो रही है। अक्रॉस द कंट्री विटनेस अबाउट 385 मिलियन ई ट्रांजेक्शन एवरी डे, डेटा दिया है, स्टैट्स दिया है कि गवर्नमेंट सर्विसेज ने हमें कितनी ज़्यादा ई ट्रांजेक्शन की सुविधा प्रोवाइड कर दी है। गति शक्ति इनिशिएटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेबलिंग एफिशिएंसी and cost optimization in government processes enabled by planning and execution of infrastructure projects and logistics। तो ठीक है, एक और इनिशिएटिव की बात हो रही है कि कैसे सप्लाई चेन को मैनेज किया जा रहा है, कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। गति शक्ति इनिशिएटिव की वजह से ये भी एक बेहतरीन विकल्प हुआ है गवर्नमेंट के लिए और आसान किया है चीज़ों को। यानी कि हम पहले बात करते हैं, इनिशियली हम बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की, हम सिंगल विंडो क्लियरेंसेज की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स की बेटर सप्लाई की। जेम फॉर डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ओके, डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट मीन्स जो पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट खरीदती है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। दैट ई बिल सिस्टम इज ऑल्सो देयर। तो ये सब मोस्ट प्रॉब्ली जो विजन 2020 गवर्नमेंट का था फॉर प्रोवाइडिंग ई गवर्नमेंट सर्विसेज और फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे जेम, जैसे गति शक्ति इनिशिएटिव, इन सब के बारे में बात हो रही है। ऑलमोस्ट 4 क्लेम्स में हमें ये सारी चीज़ें बताई गई। मेन कंटेंशन का थोड़ा आइडिया तो हमें लग चुका होगा अभी तक। हम ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या बेहतर विकल्प है जो इसको पूरा का पूरा कंक्लूड करेगा। कहाँ हम देयरफॉर लगाकर पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। प्रीमाइसेस तो दिए हैं बट कंक्लूजन इज समथिंग दैट वी हैव टू ऐड ऑन। यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है दैट इनकम टैक्स रिटर्न्स आर कॉम्प्लेक्स टू फाइल इन ऑफलाइन मोड देन ऑनलाइन मोड। इनकम टैक्स रिटर्न्स आर कॉम्प्लेक्स टू फाइल, बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे कि यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स की बात हुई है। ई ट्रांजेक्शंस हैव डेफिनेटली सोर्ड इन, बिल्कुल एज एन इन्फ्रेंस दिखता है, ठीक है, वो तो हमें दिखा है कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स की वजह से ई ट्रांजेक्शन बढ़ गए, थोड़ा सा एक इन्फर होता हुआ दिखता है, बट देन इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सी सेज दैट पब्लिक सर्विस हैज डेफिनेटली इंप्रूव्ड विद रैपिड डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, ये काफ़ी हद तक एक बेहतरीन आंसर हो सकता है। वाई? बिकॉज क्योंकि आप पब्लिक सर्विस की बात की है और जब हम रैपिड डिजिटाइजेशन कर रहे हैं हर चीज़ का, ई गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कुछ भी पब्लिक सर्विसेज हैं, चाहे वो गति शक्ति इनिशिएटिव हो, चाहे जेम हो, चाहे वो बाकी इनिशियल प्रेमाइस में हमने बात की इनकम टैक्स फाइलिंग की सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के साथ, तो हम ये बोल सकते हैं दैट पब्लिक सर्विस इज इंप्रूविंग ओवरऑल। बिल्कुल हम कंक्लूड कर सकते हैं सी इज अ पोटेंशियल आंसर। ठीक है, तो इसे हमें बकेट लिस्ट में रखेंगे एज अ बेटर आंसर। डी सेज दैट बिजनेसेस हैव शोन ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ट्रांसपेरेंसी की कोई बात नहीं हुई है, बिजनेसेस की स्पेसिफिकली कोई बात नहीं हुई है, तो हमारे पास सीधा आंसर आता है सी, और हम ए, बी और डी तीनों को ही रिजेक्ट करेंगे एज अ मेन कंक्लूजन। एंड अगर इसका आंसर आपको चाहिए, जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, और ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ प्रोवाइडेड है। सी वॉज अ मच बेटर आंसर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंशन आपको समझ में आ गया कि आंसर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एक बार आप क्लेम्स को समझ गए यानी कि हमारा काम आसान होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
India's wrapping up of the free trade agreement with Australia soon after the deal with UAE sends global signals that its trade policy is moving into higher gear. ठीक है, यहाँ पर हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया की बात की है इंडिया के साथ, और वो भी जस्ट आफ्टर यूएई के साथ जो ट्रेड पॉलिसी हमारी बढ़ी है आगे एक आइडिया देती है कि एक ग्लोबल सिग्नल जा रहा है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमें ज़्यादा लाइसनिंग करनी है और कंट्रीज़ के साथ, और ज़्यादा अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाना है किसी भी तरीके से. By showcasing India's readiness to lower import duties on range of goods and Australia's willingness to ease mobility for professionals, this deal could give greater impetus to other free trade agreement negotiations. ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लोअर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे प्रोफेशनल्स को मोबिलाइज करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस तरीके की जो डील्स हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर इम्पटस प्रोवाइड करेंगी, ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी कि तुम आगे भी जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर सकें और भी अदर कंट्रीज़ के साथ, और सिर्फ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, बिकॉज यहाँ पे 2 बार ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है थ्रू आउट. तो दोनों ही क्लेम्स हमें क्लियरली एक तरफ प्रोजेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल्स की विद दी हेल्प ऑफ दिस डील. एक डील हुई है और हम यहाँ बात करते हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हमारी कम होगी. सो एक गिव एंड टेक होगा दोनों तरफ से. हमारे प्रोफेशनल्स जाएंगे वहाँ पर काम करेंगे, उसके लिए वीज़ा फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी ऑस्ट्रेलिया द्वारा, और हम भी उनको उनके प्रोडक्ट्स को अपने देश में बिकने देंगे एट लो इम्पोर्ट ड्यूटीज़. ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो और कॉम्पिटिटिव होंगे इस तरीके से. ठीक है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट दिस ऑल थिंग्स कैन बी इन्फर्ड. यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं. लेट्स सी ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं. A says that Australia's domestic products like wool, wine and onions will benefit from tariff reduction. ये एक इंस्टेंस है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर के और यहाँ पर देयरफॉर लगा करके कंप्लीट नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट को, बिकॉज काफ़ी एक सिंपल इंस्टेंस है कि उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बेनिफिट हो जाएंगे, तो हम इसको कंक्लूजन की श्रेणी में नहीं डाल सकते. B says that Indian professionals will now be able to secure liberal visa concessions. ये इन्फर किया हमने, ये एज अ गुड इन्फरेंस है, बट क्या इसको हम पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करता हुआ स्टेटमेंट दिखता है ये? नहीं. तो ये हम एज एन इन्फरेंस रख सकते हैं फॉर नाउ, बट देन लेट्स सी अदर ऑप्शंस कि हमें कंक्लूजन ढूंढना है ना कि इन्फरेंस. सी सेज दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज. दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज. क्या हम इसको कह सकते हैं कि इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ? बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी फायदा है, उसको जो उसके जो इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ यहाँ कॉम्पिटिटिव नहीं थे पहले, अब वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, और इंडिया के लिए भी जो यूथ के लिए मोबिलाइजेशन होगा वो वहाँ जाके काम कर सकेंगे. ईजी वीज़ा पॉलिसी होगी. बिल्कुल, सी इज़ अ मच बेटर आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव एज एन आंसर. डी सेज दैट ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया इज गाइडेड बाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. ये हम इन्फर कर सकते हैं एज एन इन्फॉर्मेशन, बट इसको हम दोनों तीनों क्लेम्स इस चीज़ को प्रूव नहीं करेंगे. ओके, एज अ कंक्लूजन प्रूव नहीं करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं. सी इज़ अ मच बेटर आंसर दैन एनी अदर ऑप्शंस एज ए, बी या डी. इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं. एंड वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्लेम्स हैं. पहला क्लेम ये रहा, दूसरा क्लेम ये रहा, तीसरा ये है, और लास्ट में ये है. चलिए देखते हैं. While the vaccine policy, यहाँ पढ़ रहे हैं, while the vaccine policy has been expanded to allow everyone over 18 to receive a booster, there are still 2 serious restraints that need loosening. Okay, इवन 18 साल के ऊपर के सबको वैक्सीन पॉलिसी जरूर दी जा रही है, बट देन देर आर 2 सीरियस रेस्ट्रेंट्स. क्या है वो रेस्ट्रेंट, देखते हैं. फर्स्ट, द बूस्टर इज स्टिल ओनली अवेलेबल फॉर अवेलेबल 9 months आफ्टर द सेकेंड डोज. सेकेंड डोज के बाद बूस्टर जो है वो 9 months के बाद ही अवेलेबल है, और द इंटरनेशनल डेटा अंडरलाइंस द वेनिंग ऑफ वैक्सीन एफिकेसी एट 6 months. तो अगर 6 महीने में एफिकेसी खत्म हो रही है और 9 months में बूस्टर मिलेगा तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती. द एब्सेंस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल नेशनल डेटा विच शोज दैट दिस हैपेंस एट 9 months इज ट्रिवियल. यानी कि यहाँ पर बताया ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आप 9 months में बूस्टर दे रहे हैं और 6 महीने तक ही एफिकेसी रहती है तो दिक्कत आ सकती है. द सेकेंड रिस्ट्रेंट इज दैट boosters are available only at private vaccination centers. ये सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर जो कि प्राइवेट है वहीं पर अवेलेबल है, तो यानी कि हमें वहाँ पैसा भी देना होगा मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, तो मेन कंटेंशन समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली. देयर आर 2 constraints. Even if the government has allowed everybody on after 18 to get booster doses or vaccinations, fine.
बूस्टर बूस्टर वैक्सीनेशन एक्चुअली। ठीक है, लेट्स सी क्या हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। लेट्स सी दी आंसर, सॉरी लेट्स सी दी ऑप्शंस एक्चुअली। ऑप्शन ए says that India's pharma supply is enough to cater to any number of booster doses to eligible Indians। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो फार्मा सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सप्लाइड है कि हम अपने बूस्टर डोजेस को आराम से लोगों को देख सकते हैं? क्या ये दोनों या तीनों प्रेमाइसेस मिलके इस चीज़ को प्रूव कर रहे थे? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि तीनों प्रीमाइसेस इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि हमारे जो इनफ फार्मा सप्लाई है वो हमारे बूस्टर डोजेस को कैटर कर लेगी, उतने ही हमारे इंडियंस को जो कि एलिजिबल है। नहीं, हम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहे थे। हमने बात दो तरीके की थी यहाँ पर कि बूस्टर डोजेस सबको मिलने हैं अबव 18 ईयर्स, बट देन देर आर टू कंस्ट्रेंट्स, और वो दो कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि 6 महीने में एफिकेसी खत्म हो जाती है, और दूसरा ये कि वो सिर्फ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में ही अवेलेबल। बी सेज दैट वैक्सीन पॉलिसी नीड्स टू अकोमोडेट availability of booster dose everywhere in public domain and reduce the gap for booster dose as per the international standards। तो ये हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिखता है एज अ कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियरली बताया है कि हमें अपना जो टाइम गैप है उसको रिड्यूस करना होगा, 9 से 6 पे लाना होगा मोस्ट प्रोबेबली एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि छठे महीने में एफिकेसी खत्म हो जाती है। और वैक्सीन पॉलिसी को भी अकोमोडेट करना होगा अवेलेबिलिटी ऑफ बूस्टर्स एवरीवेयर इन पब्लिक डोमेन, नॉट जस्ट प्राइवेट प्लेयर्स। काफ़ी हद तक अच्छा कंक्लूजन है। तो यहाँ दोनों तीनों क्लेम्स की को इन्फ्रेंशियली क्लेम करता हुआ आंसर मिल रहा है हमें, तो काफ़ी बेहतर आंसर होगा ये। लेट्स सी 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 सेज दैट बूस्टिंग ऑफर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट सीरियस डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन। काफ़ी एक्स्ट्रा वियर्ड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वियर्ड है एज एन आंसर, क्योंकि हमने कहीं पे भी सीरियस डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन की बात नहीं करी। फिर बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ द बूस्टर्स मस्ट बी रेगुलेटेड एट प्राइस वैक्सीनेशन में, प्राइस के बारे में भी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा वेवर्ड एज एन आंसर होगा। एंड सी शुड बी दी, बी शुड बी दी करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बी इज दी करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई विल मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, कंक्लूजन अगेन। ओके, यहाँ पर कितने क्लेम्स हम देख रहे हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, तीन क्लेम्स हैं, तीन प्रीमाइसेस ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। देखते हैं क्या प्रूव कर रहे हैं ये। इन न्यू दिल्ली, total tax, that is value added tax and excise duty, currently accounts for about 41% of the retail selling price for petrol and 35% for diesel। यानी कि वहाँ का जो टैक्सेशन है, वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी है, दोनों मिलाकर 41% ऑफ द रिटेल सेलिंग प्राइस फॉर पेट्रोल एंड 35% फॉर डीजल। फाइन। इन कंपैरिजन फॉर फ्रांस, द परसेंटेज इज was as high as 70% in case of petrol and 59% in case of diesel। ठीक है, अगर हम फ्रांस से कंपेयर करें तो ये जो परसेंटेज हमने बताया है 41% एंड 35% इज वॉज एज हाई एज 70% इन केस ऑफ पेट्रोल एंड 59% इन केस ऑफ डीजल, यानी वहाँ पर टैक्सेशन कम है एज पर कंपेयर टू आर न्यू दिल्ली। द शेयर ऑफ टैक्सेस टू रिटेल सेलिंग प्राइसेस ऑफ अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड स्वीडन वॉज ऑल्सो फाउंड टू बी हायर दैन इंडिया। ठीक है, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो शेयर ऑफ टैक्सेस टू रिटेल सेलिंग प्राइसेस like Germany and Sweden was also found to be higher than India। Okay, अगर शेयर ऑफ टैक्सेस हायर देन इंडिया है तो यहाँ वहाँ पर ज़्यादा टैक्स हुआ इसका मतलब, तो देन दैट मीन सम इशू इज देयर इन दिस कंटेंशन, यानी कि कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर। ओके ओके, मिसप्रिंट नहीं है। हमने सेकंड कंक्लूजन या सेकंड क्लेम में बोला कि फ्रांस का जो डेटा है दैट वाज एक्चुअली 70% and 59%, so we have less tax as compared to France, we have less compared to Germany and Sweden also। ये है मेन कंटेंशन। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत इंटरप्रेशन किया। इट वॉज एज हैज दिस परसेंटेज, एक्चुअली जब हम बोल रहे हैं तो इट इज़ लोअर देन एज रिस्पेक्ट टू दी न्यू दिल्ली। सो फ्रांस का जो है वो ज़्यादा है परसेंटेज डीजल में और पेट्रोल में एज अ टैक्सेशन, ना कि थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक है। लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव। Proportion of tax in retail prices is higher in some countries। Petrol and diesel prices in India can be controlled by reducing taxes। Fuel taxes in India, okay, first option पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं। Proportion of tax in retail price is higher in some countries। क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि proportion of tax in retail price is higher in some countries? हम कह सकते हैं, हम इसको इन्फर कर सकते हैं, बट क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ को एज अ कंप्लीट कंक्लूजन? हम सब कंट्रीज़ में सिर्फ जर्मनी और स्वीडन और फ्रांस नहीं ले सकते, हमें और भी कंट्रीज़ का एविडेंस चाहिए होगा।
तो हमें इसको प्रूव करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। बी सेज दैट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। क्या हम पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया में? इसके बारे में बात हो रही है? जी नहीं, इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। हम कंट्रोल ऑफ रिड्यूस टैक्सेस की बात नहीं कर रहे थे। अगर हम सी की तरफ देखें, इट सेज दैट फ्यूल टैक्सेस इन इंडिया आर कंपेरेबल टू दोज इन मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड आर इनफैक्ट मच लोअर देन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बेहतर आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हुई है टैक्सेशन जो है हमारा कंपेरेबल देखा जाए अगर सिर्फ न्यू दिल्ली का, तो वो कम है एज पर कंपेयर टू फ्रांस, वो कम है एज पर कंपेयर टू जर्मनी एंड स्वीडन। तो ऑब्वियसली सी एक बेहतर आंसर, एक बेहतर विकल्प एज एन आंसर होगा। ठीक है, इसको हम चूज कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन। लेट्स सी डी ऑल्सो। डी में कहा गया दैट पेट्रोल प्राइसेस हैव मोर टैक्स ऑन देयर सेलिंग प्राइसेस दैन डीजल ग्लोबली। पेट्रोल प्राइसेस हैव मोर टैक्स ऑन देयर सेलिंग प्राइसेस दैन डीजल ग्लोबली। ये हम इन्फर कर सकते हैं। हर जगह आप देखें तो पेट्रोल का टैक्स ज़्यादा है और डीजल का कम है, बट हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि तीनों प्रेमाइसिस इसको मिल करके कंक्लूड करना चाह रहे थे, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, सी वॉज अ मच बेटर आंसर देन डी। ई सेज दैट पेट्रोल कंजम्पशन इज मोर देन डीजल कंजम्पशन। नहीं, कंजम्पशन की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट ई। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो सी बेहतर विकल्प है, बेहतर आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया गया है। थोड़ा कन्फ्यूजन हमें हुआ यहाँ पर, हमें कन्फ्यूजन हुआ सेकंड में, क्योंकि हमने जब बोला गया परसेंटेज वॉज हायर एज 70%, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना था, ना कि इस दिस पे। ठीक है, यहीं से कन्फ्यूजन हुआ था। एनीवेज वी कैन मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन नाउ। When taxpayer funds are spent on private goods, where the benefits goes to individuals rather than everybody, we are effectively undercutting economic growth and job creation. ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट गुड्स की बात की गई, और टैक्स पेयर फंड्स को अगर हम प्राइवेट गुड्स पे खर्च करते हैं और जब बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स को जाते हैं ना कि सबको, वी आर एक्चुअली अंडर कटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इकोनॉमिक ग्रोथ और एक जॉब क्रिएशन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, एंड इट इज इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गुड रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर, हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, इसमें एक हायर इम्पैक्ट आता है हमारे जॉब क्रिएशन पे, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे जॉब क्रिएशन पे। ठीक है, तो यानी कि दो क्लेम्स हैं, हमें एक फाइनल कंक्लूजन ढूंढना है यहाँ पर। लेट्स सी, देयर आर 4 ऑप्शंस, देखते हैं कौन सा बेहतर विकल्प होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स दोनों की बात की गई है। प्राइवेट गुड्स अच्छा नहीं होता है, वहाँ पर हम ग्रोथ नहीं क्रिएट कर सकते, जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, बट अगर हम पब्लिक गुड्स पे जाते हैं तो हम जॉब क्रिएट भी करते हैं और ग्रोथ भी अचीव करते हैं। लेट्स सी कौन सा ऐसा आंसर होगा जो कि पूरे को पूरे कंप्लीट करेगा हमारे इस कंटेंशन को। Taxpayer money should not be diverted to few individuals, but rather should be diverted to masses through investments in public goods and infrastructure. क्लियरली हम इसको कंक्लूड करते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्लियरली बोला है कि टैक्स पेयर का जो अगर पैसा है, अगर हम सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स को ना दे करके मासेस की तरफ इन्वेस्ट करें, पब्लिक गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इट शुड नॉट बी। तो एज अ कोर्स ऑफ एक्शन अगेन दिखता है और एज अ कंक्लूजन दिखता है। बिल्कुल हम इसको देयरफॉर लगा के कंप्लीट कर सकते हैं दोनों प्रीमाइसेस के बाद। बिल्कुल इज अ बकेट आंसर। लेट्स सी बी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ टैक्स पेयर बट ऑल्सो द प्राइवेट एंड। बिल्कुल वियर्ड है एज अ सुपरफ्लुअस, क्योंकि हम यहाँ पर जॉब क्रिएशन थ्रू टैक्स पेयर मनी की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, नॉट फिर प्राइवेट या पब्लिक से। सी सेज दैट प्राइवेट प्राइमरी एजुकेशन हेल्थ बेनिफिट्स कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक गुड्स। एक्सप्लेन किया है पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, एकदम रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। डी सेज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन कैन बी मटेरियलाइज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। डायरेक्ट इन्फर्ड फ्रॉम द सेकंड क्लेम, उसमें भी यही बोला गया था कि पब्लिक गुड पे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप जब पैसा लगाते हैं अपने टैक्स पेयर्स का, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन अचीव करते हैं। क्लियरली सेम स्टेटमेंट है फ्रॉम दी पैसेज इटसेल्फ, तो हम इसको रिपीटिशन ऑफ आइडियाज में न डाल करके ए की तरफ बढ़ेंगे। ए इज अ मच बेटर आंसर, ए इज द वन इन विच वी कैन कंक्लूड द होल आइडिया। ओके, यहाँ अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन दो क्लेम्स हैं, जर्मन कंपनीज और रीजनल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात हुई है। जर्मन कंपनीज आर मूविंग फ्रॉम देयर इंडिविजुअल प्रोडक्शन अप्रोच टू सप्लाई चेन प्रोडक्शन लाइन्स। पहले क्लेम में बताया गया है कि वो अपने जो अप्रोच है प्रोडक्शन के उसको चेंज कर रहे हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्शन अप्रोच टू सप्लाई चेन प्रोडक्शन लाइन्स by establishing regional or global manufacturing hubs in India. They may utilize India's free trade agreement with ASEAN and access to Africa to enhance exports from India and attain the goals of Indo-Pacific guidelines. तो काफ़ी फायदा होगा जर्मन कंपनीज को अगर वो अपने सप्लाई चेन प्रोडक्शन लाइन्स इंडिया की तरफ बढ़ाते हैं तो। ठीक है,
अगर वो अपने रीजनल और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया में डालते हैं तो दे विल बी एबल टू यूटिलाइज द इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि इंडिया ने किया है आसियान के साथ, और इवन दे हैव द रूट टूवर्ड्स अफ्रीका, अफ्रीका की तरफ बढ़ सकते हैं, वहाँ से आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और वहाँ सर आपको इंडो पैसिफिक गोल्स अचीव करने का मौका भी मिलता है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर कंक्लूड होगा। Germany needs to enhance its trade and investment with India, which its Indo-Pacific policy guidelines advocate। यहाँ पर इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस की बात हुई थी सेकंड क्लेम में। फर्स्ट क्लेम में जर्मनी के ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की बात हुई थी, उसके सप्लाई चेन प्रोडक्शन लाइंस को बढ़ाने की बात की गई थी। क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं ए को, दैट देयरफॉर जर्मनी नीड्स टू एनहांस इट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट विद इंडिया विच इट्स इंडो पैसिफिक पॉलिसी गाइडलाइंस एडवोकेट। बिल्कुल, यहाँ पर इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस, ओके, व्हेन दे आर सेइंग, जब ये बोल रहे हैं अटेन द गोल्स ऑफ इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस, एक्चुअली दे आर मूविंग टुवर्ड्स जर्मनी। जर्मनी के जो इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस है उनके अटेनमेंट ऑफ गोल्स की बात हो रही है, ना कि इंडिया के। सो ये तो समझ में आ गया कि अगर वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे अफ्रीका में, उनके जो यूटिलाइजेशन है ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान वो एडवांटेज मिलेगा उनको वहाँ से, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया में अगर क्रिएट होते हैं तो एब्सोल्युटली। तो ए इज़ अ मच बेटर आंसर, ए एक बेहतर आंसर विकल्प है। बी कहता है जर्मनी एंड इंडिया एग्री दैट रशिया कैन नॉट बी आइसोलेटेड। क्या हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी एंड इंडिया एग्री दैट रशिया की कोई बात ही नहीं हुई है तो यहाँ रिजेक्ट करेंगे। जर्मनी इंडिया आर सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि दे आर सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी और इंडिया जो है वो सपोर्टर्स है ग्लोबलाइजेशन? बिल्कुल नहीं, इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। जर्मनी वॉन्ट्स टू इंडिया टू ज्वाइन, अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इट शुड बी अ वेरी इजी आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी नॉट सो डिफिकल्ट हम कहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म किया है कंक्लूजन्स का, ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं हमने यहाँ पर। आई होप इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला हो, और हम मूव करेंगे। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और अगर आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अगेन 7 to 8 क्वेश्चंस देखेंगे कॉज इफेक्ट के, बिकॉज कॉज इफेक्ट एक थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट रहा है, और मैंने एक टेक्निक भी बताई थी लास्ट वीडियो में कि कैसे हम डील करेंगे कॉज इफेक्ट क्वेश्चंस को। दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें ये देख लीजिए। या ऑप्शन ए कहता है या तो 1 जो है वो कॉज होगा, 2 जो है उसका इफेक्ट होगा। आइदर 2 जो होगा स्टेटमेंट 2 वो कॉज होगा और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट होगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे, या दोनों ही इफेक्ट होंगे इंडिपेंडेंट कॉजेज के, या दोनों ही इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी कॉमन कॉज के। तो ये 5 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में आप देखेंगे, हर सवाल में आप देखेंगे, हर एक में 2 स्टेटमेंट्स दिए होंगे और 5 दोनों में ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी स्टेटमेंट 1, द कैंपेन टू बिल्ड अ ग्रीनर global economy has simultaneously increased the demand for energy and raw materials। ठीक है, अगर हमें ग्रीनर ग्लोबल इकोनॉमी को क्रिएट करना है तो हमें एनर्जी और रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ रही है हमारी, उसको बढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है देयर हैज बीन अ राइज इन रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटी प्राइसेस ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल प्रेशर। तो एनवायरमेंटल प्रेशर तब होता है जब ग्रीनर ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करनी है, आपको कह सकते हैं हम, ये इन्फर कर सकते हैं। और मैंने टेक्निक ये बताई थी कि हम दोनों ट्राई करेंगे। पहला क्या ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पर लगाएंगे देयरफॉर और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने ऐसा कर लिया और लॉजिकल सेंस बना लिया तो 1 जो है वो हमारा कॉज होगा और 2 जो है हमारा इफेक्ट होगा। लेट्स सी, the campaign to build a greener global economy has simultaneously increased the demand for energy and raw materials, and therefore there has been a rise in raw materials and commodity prices driven by environmental pressures। एक्सप्लेन करता है, क्लियरली समझाता है कि 1 जो है वो कॉज है और 2 उसका इफेक्ट है। क्यों प्राइस बढ़ा है? क्योंकि डिमांड बढ़ा है। इंक्रीज इन डिमांड विल एक्चुअली लीड टू राइज इन दी प्राइसेस ऑल्सो, ठीक है। तो एक क्लियर आंसर दिखता है, बट स्टिल हम फिर भी वापस पलटेंगे। देयर हैज बीन अ राइज इन रॉ मटेरियल्स, हम पहले 2 पढ़ेंगे फिर देयरफॉर लगा के 1 को पढ़ेंगे। देयर हैज बीन अ राइज इन रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटी प्राइसेस ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल प्रेशर्स, एंड देयरफॉर the campaign to build a greener global economy has simultaneously increased the demand for energy and raw materials। यानी कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। काफ़ी वियर्ड सा सुनने में आता है। हाँ, डिमांड बढ़ने के बाद प्राइस हो जाए वो समझ में आता है, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ जाए ये थोड़ा सा वियर्ड होगा। तो ऑब्वियसली हमें आंसर मिल चुका है। द आंसर हैज़ टू बी स्टेटमेंट 1 शुड बी द कॉज एंड 2 शुड बी इट्स इफेक्ट। एब्सोल्युटली, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। पहला स्टेटमेंट फिर पढ़ेंगे।
India is the diabetic capital of the world with the highest concentration of diabetics in any single country. Therefore, the rise of overweight and obesity as a consequence of poor diets combining with sedentary lifestyles leads to diabetes. Okay. इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ डायबिटिक्स इन एनी सिंगल कंट्री. ओके. And India is the diabetic capital of the world. Therefore, the rise of overweight and obesity as a consequence of poor diet combining with sedentary lifestyle leads to diabetes. क्या हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखता है? क्या स्टेटमेंट 1 वो कॉज है और 2 उसका इफेक्ट है? Sedentary lifestyle means lazy, a person who is very lazy, और वो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ेगा. ठीक है. क्या हम कह सकते हैं पहला एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं 2 इज द कॉज एंड 1 इज इट्स इफेक्ट? अगर हम बोले राइज ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर डाइट्स कंबाइनिंग विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड्स टू डायबिटीज एंड देयरफॉर इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायबिटिक्स इन एनी सिंगल कंट्री. ये भी एक्सप्लेन नहीं करता. क्यों? क्योंकि अगर हमें सिर्फ इतना पता हो कि क्यों डायबिटीज़ बढ़ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है. फाइन, हम वो जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बट काफ़ी हद तक पहला वाला समझा सकता है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बता सकता है कि हाँ क्यों, एक एज अ गुड रीज़न, क्योंकि इंडिया अगर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है तो इस वजह से ये हो सकता है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर डाइट्स कंबाइनिंग विद सेडेंटरी लीड्स टू डायबिटीज़. हम एक्सप्लेन कर सकते हैं काफ़ी हद तक. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. यस, ए इज़ द आंसर. इट क्लियरली सेज, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है that as per statement 2 sedentary lifestyle overweight leads to diabetes, so it can be the correct. I think there is some mistake again. Okay, it says 2 is the cause and 1 is its effect, so A should not be the answer. Then answer should be B. Then यहाँ पर mistake है. B should be the answer. 2 is the cause and 1 has been the effect, or maybe 1 is also one of those extra रीजन्स. ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 एक एक्स्ट्रा. दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन तो हमें पहली रीडिंग में नहीं मिला था, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट्स किसी तरीके के कॉजेज हैं और जो समझा रहे हैं कि क्यों इंडिया जो एक हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायबिटीज. यहाँ पर हम आंसर चेंज कर सकते हैं. देयर कुड बी इंडिपेंडेंट कॉज. इट शुड बी मच बेटर एज एन ऑप्शन सी. एंड द सेकंड थॉट मुझे लगता है सी एक बेटर आंसर है, ना कि ए एक बेटर आंसर है. बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं होता है ए कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप में. सी एक मच बेटर आंसर होगा. स्टिल फाइन. तो हम यहाँ कुछ करेक्शन करेंगे एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. In India, recent years have been rules being amended to allow mother's name as a valid identity marker for documents ranging from PAN cards to passports. ठीक है. Second claim कहता है there are constitutional mandates in India for principle of equality which are specific to gender equality. ठीक है. पहले में हमें बात की गई कि मदर्स नेम नहीं होता है हमारे आइडेंटिटी मार्कर्स में, जैसे पैन कार्ड या पासपोर्ट्स में. ओके. और इसीलिए क्योंकि इंडिया में जो रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन अब रूल्स चेंज हो रहे हैं सो दैट मदर्स नेम अलाउ हो जाए एज अ वैलिड आइडेंटिटी मार्कर फॉर डॉक्यूमेंट फॉर पैन कार्ड्स एंड पासपोर्ट. Even second statement clearly explains that there are constitutional mandates in India for principle of equality which are specific to gender equality. तो अगर हम यहाँ therefore लगाएं और कंप्लीट करें तो काफ़ी हद तक ये क्लियर नहीं लगता एज एन आंसर. देखते हैं. इन इंडिया recent years have seen rules being amended to allow mother's name as a valid identity marker for documents ranging from PAN cards to passports, and therefore there are constitutional mandates in India for principle of equality which are specific to gender equality. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स की हम बात करें तो वो आज नहीं बने हैं, वो काफ़ी सालों से बने हैं, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये उसका इफेक्ट है. बट देन अगर हम उल्टा पढ़ें दैट देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स इन इंडिया फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी विच आर स्पेसिफिक टू जेंडर इक्वालिटी एंड देयरफॉर इन इंडिया recent years have seen rules being amended to allow mother's name as a valid identity marker for documents ranging from PAN cards to passport. Logically explain करता है, यानी कि B is the cause and A is the effect. Clearly explain होता है. ठीक है. So statement 2 is the cause and 1 is its effect. B should be the correct answer. Okay. 2 is the cause and 1 is its effect. Clearly explain होता है यहाँ पर और हमारा आंसर बी होना चाहिए. बिल्कुल एक्सप्लेन होता है. लेट्स मूव ऑन टू 12 देन.
WHO has set certain standards to declare foods to be high in sugar, salt, and fat for different regions, and therefore an FSSI study found that 62% of foods on shop shelves in India would fare for all three nutrients of concern and 96% for one of WHO thresholds. Again, यहाँ पर explain कर रहा है एक cause है पहले that sub WHO has certain standards to declare foods to be high in sugar, salt and fat for different regions and therefore हम ये कह सकते हैं कि FSI जो है उसको एक स्टडी मिली है which has found that 62% of foods on shop shelves in India would fail for all three nutrients of concern and 96% for one of W thresholds. यानी कि जो WHO ने सेट स्टैंडर्ड्स की हैं उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से होगा कि 96% हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो फेल होंगे FSSI के जो मापदंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वन इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग टू, अगर हम इसको उल्टा पढ़े, एन FSSI स्टडी फाउंड दैट 62.8% ऑफ फूड्स ऑन शॉप शेल्व्स इन इंडिया वुड फेल फॉर ऑल थ्री न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न एंड 96% फॉर वन ऑफ WHO thresholds and therefore WHO has set standards for to clear foods to be high in sugar, salt and fat for different, बिल्कुल लॉजिकल सेंस नहीं बताता है। वन एक्सप्लेन्स टू, तो यानी वन इज द कॉज एंड टू शुड बी इट्स इफेक्ट। ओके, यानी हम ए पे टिक करेंगे, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, या ए इज द करेक्ट आंसर, absolutely correct. Let's move on to 13. Twitter has claimed that in one cleanup effort, algorithms took down 93% of accounts spreading terrorist propaganda. ठीक है, सिर्फ एक ही क्लीन अप एफर्ट में उन्होंने वो जो एल्गोरिदम है उनके, उन्होंने ऐसे पोस्ट हटा दिए जिससे वो 93% ऑफ अकाउंट्स को रिमूव कर सके जो कि टेररिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। Therefore, Big Tech claims that machine learning and artificial intelligence is improving all time and algorithms are smartly designed. क्या हम कह सकते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे ट्विटर, वो मशीन लर्निंग और एआई का इस्तेमाल करके दे आर इम्प्रूविंग और उनके एल्गोरिदम स्मार्टली डिजाइन हो गए? नहीं। अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, सपोज अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, दैट बिग टेक claims that machine learning and artificial intelligence is improving all time and algorithms are smartly designed, and therefore Twitter has claimed that in one cleanup effort algorithms took down 93% of accounts spreading terrorist propaganda। ज़्यादा बेटर सुनाई देता है, बेटर लॉजिकल सेंस देता है यहाँ पर, क्योंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो गया है, एल्गोरिथम्स इंप्रूव हो गए हैं और इसीलिए ट्विटर भी अब इस तरीके के एल्गोरिथम बना पा रहा है जो कि 93% ऑफ अकाउंट्स को बंद कर सकता है अगर वो टेररिस्ट प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं तो। सो अगेन बी शुड बी द आंसर, स्टेटमेंट 2 शुड बी द कॉज एंड 1 शुड बी इट्स इफेक्ट। यस, बी इज द करेक्ट आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड वी मूव ऑन टू द लास्ट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं कॉज इफेक्ट का। There is a big youth unemployment problem. Unpaid work is increasing and the quality of non-white collar job is declining. Therefore, even an economy growing at 7% can by itself solve the problems, solve the jobs problem. Shows that how much the economy has changed structurally. Even as economy growing at 7% can by itself solve the jobs problem. Shows how much economy has changed structurally. चलिए देखते हैं क्या बनेगा। क्या ये आइडिया लग रहा है हमें यहाँ पर? पहले स्टेटमेंट वन में कहा गया है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और यहाँ तक कि अनपेड वर्क बहुत बढ़ रहा है, यहाँ तक कि नॉन वाइट कॉलर जॉब्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। सेकेंड क्लेम कहता है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 7% बाई इटसेल्फ, दैट अगर इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग एट 7% कैन सॉल्व द जॉब प्रॉब्लम। शोज हाउ मच इकोनॉमी हैज ट्रेंड। इसका मतलब अगर हम सिर्फ 7% के रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लें तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। क्या दोनों में कुछ एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डायरेक्टली दिखता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता। बिल्कुल भी दोनों में कोई एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखता है। पहले में बात की गई थी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की, पहले में बात की गई थी कि अनपेड वर्क बढ़ रहा है, फिर बात की गई दैट नॉन वाइट कॉलर जॉब्स आर डिक्लाइनिंग। सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 7% कैन सॉल्व दी जॉब प्रॉब्लम। दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो हमारी चेंज हो गई। क्या ये दोनों चीज़ें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? आर दे बिल्कुल ही डिफरेंट वेरिड कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल ही दोनों अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या विकल्प बच रहा है यहाँ पर? ऑफकोर्स दोनों ही अलग अलग बातें हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, बट सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों ही कुछ इंडिपेंडेंट कारण है अलग अलग इफेक्ट्स के लिए।
पहले में कारण बताया अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, और दूसरे में बताया कि क्यों एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा अगर हम ग्रोथ मेंटेन करेंगे। तो इसका मतलब सी वुड बी अ मच बेटर आंसर है। कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन डायरेक्टली नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पर। जी हाँ, सी इज़ अ मच बेटर आंसर एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी बस एक और क्वेश्चन है कॉज इफेक्ट का। ठीक है, इंडिया इज अ रेयर डेमोक्रेसी येट टू रैटिफाई द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर and therefore custodial violence is a colonial legacy, but the reality is that generations of Indian politicians and therefore cops have used it as an instrument। ठीक है, यहाँ पर कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर में हमने जो है वो रैटिफाई किया है, ये बताया गया है। फिर कस्टोडियन वायलेंस की बात हुई है कि वो एक कॉलोनियल लेगेसी है, बट द रियलिटी इज़ दैट जनरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन को उसको एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कॉप्स जो हैं उसको एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इवन हमने एक रेटिफिकेशन दिया हुआ है इसके लिए। अगेन पहला जो बात करता है वो टॉर्चर के अगेंस्ट बात करता है, और दूसरा जो है उसके फेवर में बात करता है। अगेन दोनों में कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखता है क्लियरली। हम नहीं कह सकते दैट देयर फोर इट्स अ कॉलोनियल लेगेसी बिकॉज इंडिया हैज रैटिफाइड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अदरवाइज भी हम नहीं बोल सकते। इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिर से वो ऑप्शन सी होगा, दैट बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। ओके, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। फाइन, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम कुछ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट फिर से दिया है। ओके, एंड इट विल बी फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स, यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट या जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ दिया है उसके बाद 3 स्टेटमेंट्स और दिए हैं, और हमें ये देखना होगा कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो इस पर्टिकुलर आइडिया को जो कि फॉलो अप हो रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेंथन करेगा इस आइडिया को या वीकेन करेगा। लेकिन पहले हम कंटेंशन जरूर समझ लें, तभी हम मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। That social media has given rise to a class of people that didn't exist before influencers। ठीक है, सोशल मीडिया ने कुछ ऐसे क्लास ऑफ पीपल को जन्म दिया है, ओके, जो कि पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे, और इतना आसान भी नहीं है वन ऑफ दोज इन्फ्लुएंसर बनना। इट रिक्वायर्स ईयर्स टू रिलेंटलेस हार्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कंटेंट, वेदर इन द फील्ड ऑफ फैशन, मेकअप, ट्रैवल और टेक्नोलॉजी। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको व्लॉग करना है या ब्लॉग करना है या किसी तरीके का ज्ञान देना है तो आपको उसके बारे में हार्ड वर्क तो करना ही होगा, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। बट देर आर शॉर्टकट्स टू एक्सेलरेट रीच, फाइंड आउट समथिंग क्लियरली अनजस्ट हैपनिंग। अब आजकल बहुत से लोग गलत शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं फेमस होने के लिए और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। आप ऐसा करो, कुछ ऐसा अनजस्ट हैपनिंग उठाओ, जंप ऑन द बैंड वैगन जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जो जिसकी तरफ भीड़ भागे, एंड उसको पोस्ट कर दो, जबकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को सोशल मीडिया पे। ठीक है, शॉर्टकट फंडा है। लेट्स सी क्या क्या और स्टेटमेंट्स हैं यहाँ सपोर्टिंग। There is a potent shortcut to build social media engagement, become a polarizer. Someone will love the content and while others will hate, driving up engagement। और बिफोर गोइंग इनटू द ऑप्शंस हम यहाँ देखते हैं पूछा क्या गया है। हमें वो ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो स्ट्रेंथन करे एक आइडिया को, दैट इन्फ्लुएंस हैव द पोटेंशियल टू बिकम एन ओवरनाइट सेलिब्रिटी। ठीक है, कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ओवरनाइट फेमस हो सकते हैं। अगर हम ये बोलें कि दैट देयर इज अ पोटेंट शॉर्टकट टू बिल्ड सोशल मीडिया एंगेजमेंट, आप एक पोलराइजर बन जाइए, पीपल को दे विल लाइक द कंटेंट। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, वाइल अदर्स विल हेट ड्राइविंग अप एंगेजमेंट। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, और उस पर डिस्कशन होगा और आप फेमस हो जाएंगे। सो दैट इज अ पोटेंट शॉर्टकट टू बिल्ड। क्या सपोर्ट करता है इस आइडिया को कि आप रातों रात सेलिब्रिटी बन सकते हैं? जी हाँ, सपोर्ट करता है इस आइडिया। ए वन वुड बी अ पोटेंशियल स्ट्रेंथनिंग आइडिया। बीइंग इन्फ्लुएंसर इज वन थिंग while being a good influencer or polarizer is one thing। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथन करेगा? यहाँ पर दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया है, पोलराइजर अलग चीज़ है और इन्फ्लुएंसर जी नहीं। ये हमें आंसर नहीं दिखता है प्रॉपरली, बिल्कुल भी ये स्ट्रेंथन नहीं करता इस आइडिया को, क्योंकि ये एक तरीके का न्यूट्रल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। 3 says that religion and politics are two good polarizing topics for influencers nowadays। अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो सिर्फ 1 एक ऐसा आंसर है जो हमें स्ट्रेंथन करता हुआ दिखता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव। वी हैव द ऑप्शन एज वो 2 and 3, ओनली 3 रिजेक्ट करते हैं, ओनली 1 है। ऑप्शन डी इज द शुड बी द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो, लेट्स सी, बट फॉर नाउ इट शुड बी द करेक्ट आंसर, या डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द वन विच ओनली स्ट्रेंथन्स। दोनों बाकी रिजेक्ट हो सकते हैं, दे कैन बी
taken as extra information or neutral statement to the passage. Let's move on to 17 then. British elite education is excessively focused on learning how to write and speak. ठीक है, British education is focused on how to write and speak. ठीक है, the centerpieces of an Oxford Cambridge education are weekly essays which are typically under-informed but elegant, and then the weekly or twice weekly tutorial where you discuss your essay with your tutor and try to dance around the gaps in your knowledge. थोड़ा सा एलिगेंस ज़्यादा होता है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में, कंटेंट उतना शायद नहीं दिखता होगा, शायद यही बताने की कोशिश करी कि एस्से के थ्रू लोगों को एलिगेंट एस्सेज लिखे जाते हैं और उससे जो पढ़ाई है वो की जाती है, राइट और स्पीक करने की आइडिया दिया जाता है लोगों को. दैट इज़ द सेंटर पीस टू मेक इट मोर एलिगेंट. बट देन देर आर गैप्स इन द नॉलेज. आप देख सकते हैं गैप्स की बात की गई है, नॉलेज में गैप होगा, लेकिन अगर आपका एस्से एलिगेंट है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता होगा वहाँ शायद. लेट्स सी क्या पूछा गया है, पहले हम सवाल देखेंगे. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द कंटेंशन दैट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एजुकेशन फोकस्ड ऑन एलिगेंस. इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि हम एलिगेंस देखते हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में, ना कि गैप, ना कि एजुकेशन में नॉलेज वहाँ पर थोड़ा सा गैप है, उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं अगर आप एलिगेंट हैं तो. मोस्ट प्रॉब्ली यही बताने की कोशिश की गई दैट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज शुड एबॉलिश अंडर ग्रेजुएट टीचिंग which typically benefits privileged 18 to 21 years old. ठीक है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज शुड एबॉलिश अंडर ग्रेजुएट टीचिंग विच टिपिकली बेनिफिट्स. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसा दिखता है, ये कहीं भी ये नहीं बताता है दैट्स फोकस्ड ऑन एलिगेंस, इसको सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट नहीं दिखता है ये. ठीक है, यहाँ पर एबॉलिशमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट टीचिंग की बात की गई विच इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. टू कहता है दैट मेनी ब्रिटिश वोटर्स व्हेन दे सी ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड मैन लाइक डेविड कैमरून और बोरिस जॉनसन विद अ पॉश एक्सेंट they think that he is born to rule. ठीक है, ठीक है, अगर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ कोई बंदा है जैसे डेविड कैमरून या बोरिस जॉनसन, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो उसके सिर्फ पॉश एक्सेंट देख के लोग सोचते हैं कि दैट ही इज बॉर्न टू रूल. हाँ, इस बात को सपोर्ट करता है कि वहाँ पर एलिगेंस की फोकस होती है और अगर उसका एक्सेंट बड़ा पॉश है, बहुत एलिगेंट है, तो वो रूल कर सकता है, ये वो सोचते हैं. तो इसका उन्हें काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है इस ओवरऑल कंटेंशन को. 3 says that vast majority of population which was not admitted to Oxford is excluded for life from the highest positions of political power. यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, जो लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से नहीं पढ़े हैं उनको एलिगेंट नहीं माना जाता होगा और उनको एक्सक्लूड कर दिया है हायर पोजीशंस ऑफ पॉलिटिकल पावर इन यूके. एब्सोल्युटली, अगर आप एलिगेंट नहीं है तो इसका मतलब आप जो है वो पॉलिटिकल पावर नहीं ले सकते हैं. तो 2 and 3 दोनों स्ट्रेंथन करते हैं इसको. लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव. या वी हैव द ऑप्शन एज डी विच हैज बोथ 2 and 3. एंड आई थिंक यस एब्सोल्युटली डी इज द करेक्ट आंसर. दोनों ही 2 and 3 स्ट्रेंथन करते हैं और पहला थोड़ा सा नॉर्मेटिव है रीजनिंग, तो हम रिजेक्ट करेंगे. लेट्स सी ऑप्शन 18, क्वेश्चन 18. एग्रीगेट डेटा इंडिकेट्स दैट मोस्ट इंजीनियर्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ठीक है, ज़्यादातर इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो अपने टॉपिक्स में ह्यूमैनिटीज़ को चूज़ कर रहे हैं आजकल एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर civil service exam. 2019 shows that 63.1% candidates were engineers and only 22.4 were from humanities. यानी कि अगर हम humanities एज अ सब्जेक्ट को देखें सिविल सर्विस एग्जाम में तो 63% इंजीनियर्स ने उसे लिया था और 24% फ्रॉम अदर कोर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स. Okay, but 82.6% of optional subjects opted by recommended candidates were related to humanities and only 4.47 recommended candidates had an engineering. यानी कि काफ़ी कम लोग ही इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को उठा रहे हैं. इवन द इंजीनियर्स हिमसेल्फ दे आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज. मोस्ट प्रॉब्ली वो इजी होता होगा इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं. लेट्स सी. और हाई स्कोरिंग होता होगा. Which of the above strengthens the idea that optional subject such as humanity is easy to clear than engineering? बिल्कुल यही बात हो रही थी कि ह्यूमैनिटीज़ शायद ज़्यादा आसान होता है करना एज पर कंपेयर टू इंजीनियरिंग, ज़्यादा स्कोरिंग होता होगा, स्कोर बढ़ाने के चांसेस देता होगा. क्या इसको सपोर्ट करता हुआ आइडिया कोई है हमारे पास? स्टेटमेंट 1 says that humanity subjects take approximately 4 to 8 months to prepare as compared to engineering subjects which take almost 12 months to prepare. यानी लगभग 12 महीने लगते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में और 4 से 8 महीने लगते हैं ह्यूमैनिटीज़. बिल्कुल सपोर्ट करता है इस आइडिया को. क्यों हम ह्यूमैनिटीज़ ईजी सब्जेक्ट मानेंगे? क्योंकि अगर हमें कम समय लग रहा है तो यानी कि आसान होगा, जल्दी करना ईजी होगा इसको समझना. तो ठीक है, ये सपोर्ट करता है हमारे आइडिया को. बेटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, स्टडी मटेरियल इन कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग. बिल्कुल सपोर्ट कर देगा. अगर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा रिसोर्सेज है
तो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ और आसान हो जाएगा आपके लिए इंजीनियरिंग से। तो काफ़ी अच्छा बकेट आंसर ये भी है। लेट्स सी 3। Civil service exam has only 3 core engineering subjects to choose from. Optional subjects, while humanities optional have wide varieties such as history, sociology, ethics, political science. यानी कि सिर्फ 3 ही कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल सिविल में, जबकि ह्यूमैनिटीज में बहुत ऑप्शन है। आप चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, चाहे आप सोशोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप एथिक्स ले लीजिए, वो सारे के सारे आप ले सकते हैं। तो यानी ये भी सपोर्ट करता है। लेट्स सी इफ वी हैव द ऑप्शन एज ऑल 1 2 3, और ये ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, लेट्स चेक कि ऑल ऑफ द 1 2 3 सही है कि नहीं। या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ 1 2 3 स्ट्रेंथन द आइडिया दैट ह्यूमैनिटी इज मोर इजी एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, इसीलिए ज़्यादातर लोग उसको ऑप्ट करते हैं। ओके, नाउ विल फाइंड सम इन्फ्रेंसेस। ठीक है, अगेन इन्फ्रेंसेस हमने बहुत प्रैक्टिस किया आज, ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस में हमने इन्फ्रेंसेस भी देखे कंक्लूजन के साथ, लेकिन स्पेसिफिकली इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस हम देखेंगे क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इन्फ्रेंसेस थे जो डायरेक्टली थे, और इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली स्टेटमेंट्स को नहीं एक्सेप्ट करता है। हमें पता है कि इन्फ्रेंसेस हमेशा इम्प्लिसिट होते हैं। ठीक है, वो हमेशा इम्प्लिसिट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो डायरेक्टली कभी मेंशन नहीं होते, उसे आप डिराइव करते हैं मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में से। ठीक है, आप जो मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट है उसमें से डिराइव करेंगे अपने इन्फ्रेंसेस को। ठीक है, और उसका कंक्लूजन से भी डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ एजम्पशन में हमने देखा था कि वो कैसे डायरेक्टली क्लेम करते हैं कंक्लूजन को, क्योंकि वो मिसिंग प्रेमाइसेस होते हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट्स सी फर्स्ट क्लेम, a large scale study compared 250 schools across Australia selected at random from wide range of different socio-economic areas। ठीक है, अगर हम रैंडमली सिलेक्ट करें, सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक्स एरियाज में से हमने कंपेयर किया 250 स्कूल्स को। इट फाउंड दैट स्कूल्स विच हैव द हाईएस्ट एवरेज स्टूडेंट ग्रेड्स टेंड टू बी दी स्मॉलर स्कूल्स। यानी छोटे स्कूल्स में जो ग्रेड था वहाँ पर हायर एवरेज था स्टूडेंट्स का ग्रेड का, और द स्कूल्स इन द टॉप 5% फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट आर इन द बॉटम 5% फॉर साइज। ठीक है, जो कि टॉप 5% है वो साइज में सबसे नीचे हैं, यानी छोटे स्कूल ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। देयरफॉर वी शुड एनकरेज स्मॉलर स्कूल्स इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि छोटे स्कूल्स में पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, एवरेज है, वो ज़्यादा बेटर है, उनका ग्रेड ज़्यादा ऊपर जाता है। लेट्स सी व्हाट कैन वी कैन इन्फर, क्या क्या ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है हमारे पास। लेट्स सी, ऑप्शन ए सेज दैट schools schools with small size have good teaching methods। क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो छोटे स्कूल्स जो है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा टीचिंग मेथड होता है, इसी वजह से वहाँ का ग्रेड भी अच्छा है? क्या ये वो एक अच्छा इन्फरेंस है जिसे हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट? बट देन स्टिल इट विल बी अप्लाइंग एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि गुड टीचिंग मेथड्स की डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, हमने सिर्फ इतना बताया है कि हाँ छोटे स्कूल्स में ग्रेड पॉइंट ऊपर गया है, दैट्स इट, ये हमें पता है। एज पर कंपेयर अगर हम देखें जो 5% टॉप स्कूल्स हैं वहाँ का ग्रेड देखें तो वो 5 बॉटम में भी आते हैं छोटे स्कूल्स की लिस्ट में। तो हम फिलहाल ए को नहीं एज एन इन्फ्रेंस लेंगे। बी सेज दैट स्मॉल स्कूल्स हैव बेटर स्टूडेंट टीचर रेशियो देन लार्ज स्कूल्स। क्या स्मॉल स्कूल्स में बेटर टू स्टूडेंट टीचर रेशियो है लार्ज स्कूल के मुकाबले? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम स्टूडेंट टीचर रेशियो के बारे में कोई हमारी बात ही नहीं हुई है थ्रू आउट। सी सेज दैट साइज ऑफ द स्कूल इज को रिलेटेड विद स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम इन्फर कर सकते हैं? बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने देखा जहाँ पर भी छोटे स्कूल्स थे वहाँ पर परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ। तो दोनों के बीच में कोई ना कुछ कोरिलेशन है। हम इसको कॉज इफेक्ट डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट हाँ इतना हम जरूर इन्फर कर सकते हैं, हाँ दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ कोरिलेशन दिखता है कहीं ना कहीं। इसको हम जरूर एज एन इन्फ्रेंस, ये डायरेक्टली नहीं बोला गया, कथन नहीं था, ये स्टेटमेंट नहीं था कहीं आर्गुमेंट में, पर हम इसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट 2 क्लेम्स। ठीक है, एज एन इन्फ्रेंस। सी इज अ मच पोटेंशियल आंसर। डी कहता है इट इज अ कोइंसिडेंस दैट स्मॉलर स्कूल्स हैव बेटर स्टूडेंट अचीवमेंट। क्या हम ये कहेंगे कि इट्स अ कोइंसिडेंस दैट स्मॉलर स्कूल्स हैव बेटर स्टूडेंट अचीवमेंट? क्या हम ये कह सकते हैं? अगर हमने ये बोल दिया कि को रिलेशनशिप दिखता है, यहाँ पर क्लियरली बोला गया था इनिशियली दैट अ लार्ज स्केल स्टडी कंपेयर 250 स्कूल्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, और वो भी रैंडमली सिलेक्ट हुए थे दो डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक एरियाज से। और हम ये भी कह देख रहे हैं कि लगभग
जो 5% है, लगभग 5% ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट वो बॉटम 5% ऑफ साइज में आता है। क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं? क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को देख करके, या 5% ऑफ साइज को देख करके हम इस चीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं? थोड़ा वियर्ड साउंड होता है, काफ़ी वियर्ड लगता है इनिशियली जब हम पढ़ते हैं इसको, क्योंकि दोनों के बीच में एक लॉजिकल सेंस दिखता नहीं डायरेक्टली। क्यों? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम सारे बड़े स्कूल्स को छोटा स्कूल बना दें? क्या ये ओवर जनरलाइजेशन लगता है? क्यों हम, क्योंकि यहाँ बड़े स्कूल्स के बारे में कोई डायरेक्ट बात ही नहीं करी गई, हमें कहीं नहीं बताया गया कि कहीं कि बड़े स्कूल्स में क्या है एग्जैक्टली। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि बाई चांस की बात है कि हमें एक 5% ऑफ साइज जो छोटे स्कूल्स में हमें अच्छे ग्रेड्स मिल गए, ऑन एवरेज हाईएस्ट ग्रेड मिल गए, ये भी हम बोल सकते हैं। एक को रिलेशनशिप है तो, बट वो क्लियरली दिखता नहीं, बल्कि कोइंसिडेंस सा दिखता है। कोरिलेशन से बेटर एक कोइंसिडेंस सा दिखता है। काफ़ी हद तक ये और बेहतर आंसर होता हुआ दिखता है हमें, अगर हमें डी दिया गया है, क्योंकि हमने, हाँ कुछ ना कुछ कोरिलेशनशिप है, क्या वो कोइंसिडेंस है? हाँ, ये इसके ज़्यादा बेहतर चांसेस, क्योंकि हमें बड़े स्कूल्स के बारे में कुछ बताया नहीं। तो काफ़ी हद तक कंटेंशन चेंज होता हुआ दिखता है, अब सिनेरियो चेंज होता है अगर हम डी को पढ़ते हैं एज पर कंपेयर टू सी। हाउएवर सी फर्स्ट थॉट में अच्छा लगा था, काफ़ी क्लियर एज एन आंसर दिखा था, बट डी जब हमने पढ़ा तो हमें लगा कि हाँ ये तो और बेहतर आंसर एज एन इन्फ्रेंस हो सकता है। तो एक मच बेटर इन्फ्रेंस, क्योंकि हमसे बेस्ट इन्फ्रेंस पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर बेस्ट इन्फ्रेंस पूछा गया है, तो डी एक बेटर इन्फ्रेंस है, एक डबल टिक लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं एज एन इन्फ्रेंस। बिल्कुल डी इज अ मच बेटर इन एज एन आंसर यहाँ पर, ठीक है। हालांकि सी इनिशियली हमें लगा था एज एन आंसर, बट देन डी इज ऑल्सो मच बेटर एज एन आंसर। ओके, सेकेंड थॉट में तो एक वीकनेस दिखी है आर्ग्यूमेंट में, और इसीलिए हम सी को एक बेटर आंसर समझेंगे। थोड़ा सा करेक्शन, डी को हम बेटर आंसर समझेंगे, थोड़ा करेक्शन यहाँ हमें करना होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी। लेट्स सी 20, द स्पीड लिमिट ऑन मेजर हाईवे शुड नॉट बी रिड्यूस्ड। Professional drivers spend much more time driving on average than do other people, and hence they are more competent drivers than are others, less experienced drivers. दो क्लेम है, दोनों बातें बताते हैं दैट स्पीड लिमिट ऑन मेजर हाईवे शुड नॉट बी रिड्यूस्ड, उनको नहीं घटाना चाहिए। प्रोफेशनल ड्राइवर्स ज़्यादा टाइम अगर ड्राइव करते हैं देन अदर डू पीपल, एंड हेंस दे आर मोर कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स देन अदर्स, लेस एक्सपीरियंस ड्राइवर्स। So reducing the speed limit would have undesirable effect on forcing some people who are now both law abiding and competent drivers to break the law. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कंटेंशन देखें तो यहाँ पर हमें बताया गया प्रोफेशनल ड्राइवर्स के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ड्राइविंग एज पर कंपेयर टू अदर पीपल। तो यहाँ पर कंक्लूड क्या है दैट स्पीड लिमिट को हमें रिड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो होगा क्या, हो सकता है एक्सीडेंट्स हो जाए, क्योंकि उनको हाई स्पीड पे चलना आ गया है, वो एक ऑन एवरेज ज़्यादा चलते हैं। तो अगर वो हाई स्पीड पे रहते हैं तो वो ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स हैं। तो वो अगर हम उसकी स्पीड रिड्यूस करेंगे तो हम जो उनका लाइन लेंथ है उसको चेंज करेंगे, जिसकी वजह से वो जो कॉम्पिटेंट ड्राइवर है वो ब्रेक कर देगा लॉ को। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा टफ कंटेंशन है, समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर हमें क्या इन्फर कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द इन्फरेंस हियर। लेस एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैव नो आइडिया अबाउट स्पीड लिमिट्स, क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं? कुछ हद तक कर सकते हैं, बट क्या ये बेस्ट इन्फ्रेंस होगा? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते कि वो एक बेस्ट इन्फ्रेंस है, ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते कि वो बेस्ट इन्फ्रेंस है। हाँ, ये हमने बताया था क्योंकि हमने हायर एक्सपीरियंस ड्राइवर्स की बात की थी, और उनको स्पीड लिमिट्स अच्छे तरीके से पता होते हैं और वो हाई स्पीड पे चलाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि लेस एक्सपीरियंस, इनको नो आइडिया है अबाउट स्पीड? हो सकता है उनको थोड़ा भी आइडिया हो, तो हम डायरेक्टली एक अच्छा इन्फ्रेंस नहीं मानेंगे। बी सेज दैट ब्रेकिंग द स्पीड लिमिट ऑन मेजर हाईवेज इज इक्वल टू ब्रेकिंग द लॉ। क्या हम इसको इन्फर कर सकते हैं एज एन आंसर? जी हाँ, इसको हम कर सकते हैं। अगर हम मेजर हाईवेज पर अपनी स्पीड को लिमिट नहीं करेंगे और उसको ब्रेक कर देंगे तो बिल्कुल हम लॉ को ब्रेक करेंगे, इस बारे में बात भी हुई है। काफ़ी हद तक हमें बताया गया था कि कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स के लिए फिर वो दिक्कत करेगा, तो हम इसे एज एन इन्फ्लुएंस बिल्कुल एज एन इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। सी सेज दैट प्रोफेशनल ड्राइवर्स डू नॉट हैव द आइडिया अबाउट स्पीड टाइम लिमिट लॉज, ठीक है। सी सेज दैट प्रोफेशनल ड्राइवर्स डू नॉट हैव द आइडिया अबाउट स्पीड लिमिट लॉज। ये तो एकदम इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उनको आइडिया होता है, काफ़ी हद तक उनको आइडिया होगा, लेकिन जब आप स्पीड एकदम से रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल होगी। बट देन बी इज़ अ मच बेटर आंसर, ठीक है। डी सेज दैट टाइम फैक्टर डिसाइड दैट ड्राइवर इज अ कॉम्पिटेंट टू ड्राइव ऑन मेजर हाईवेज। क्या टाइम फैक्टर डिसाइड करता है कि ड्राइवर जो है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है?
काफ़ी हद तक ये भी अच्छा आंसर लगता है, काफ़ी बेहतरीन एज एन आंसर लगता है। पर क्या एज पर कंपेयर टू बी क्या ये ज़्यादा बेटर आंसर होगा? हमें थोड़ा और एविडेंस अगर मिलता कि इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए तो ज़्यादा बेटर होता। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Yeah, actually D is an assumption, okay, and B is a much better answer. बिल्कुल B is a much better answer as compared to A, C और D. D was an actual assumption and A and C were superfluous, very superfluous. तो हमने देखा थोड़ा सा और एविडेंस चाहिए था उसको प्रूव करने के लिए. B is a much better as an inference. थोड़ा ट्रिकी हो सकता है inference, but then still we are getting B as a much better answer here. Let's move on to 21. The green movement is mistaken in thinking we should recycle materials like paper and glass because paper comes from trees, an easily renewable resource, and glass is made from sand, which is plentiful and cheap. तो ग्रीन मूवमेंट क्या कह रहा है? दैट वी शुड रिसाइकिल मटेरियल्स पेपर और ग्लास बाय बिकॉज पेपर कम्स फ्रॉम ट्रीज, जो कि ऑलरेडी बहुत ही आसानी से रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ग्लास जो कि सैंड से, जो कि ऑलरेडी बहुत है हमारे देश में और दुनिया में. Furthermore, in some cities, recycling schemes should have been abandoned because they are too expensive. यानी कि ये ऑपोजिट, द ऑथर जो है वो ऑपोजिट ऑफ रिसाइकलिंग है. वो कहता है कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और आप वो चीज़ रिसाइकिल कर रहे हैं जो कि इजीली अवेलेबल, पेपर जो कि ऑलरेडी बहुत ही इजीली रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ग्लास जो कि ऑलरेडी सैंड है जो कि हर जगह मिलती है. तो इसके लिए रिसाइकलिंग करना इनको कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं है. क्या हम इन्फर कर सकते हैं यहाँ पर? दैट देर आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स with sand and paper. क्या हम कह सकते हैं that there are environmental concerns with sand and paper? क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स देर आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, बट क्या ये प्रॉपर इन्फ्रेंस दिखता है? हमें बेस्ट इन्फ्रेंस चूज करना है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए बकेट आंसर मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सैंड और पेपर को रिसाइकिल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स ही होते हैं. बी सेज दैट ग्रीन मूवमेंट पर्टेन्स टू रिसाइकिल, रिन्यूअल एंड रीयूज ऑफ रिसोर्सेज. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. C says that it is of no use to expensively recycle products which are easily renewable and are also cheap. जी हाँ, ये तो हमने इनिशियली इन्फर कर लिया था, देखते ही हमें समझ में आ गया था कंटेंशन कि अगर हम वो प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, इजीली रिन्यूएबल भी हैं इजीली, तो हम फिर क्यों उनको रिसाइकिल कर रहे हैं? तो ये हम एक बेहतर इन्फ्रेंस माने, इस पर डबल टिक कर सकते हैं. डी सेज दैट रिसाइकलिंग स्कीम्स आर नॉट सब्सिडाइज अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन. रिसाइकलिंग स्कीम्स आर नॉट सब्सिडाइज अंडर द ग्रीन, ये सब्सिडी की कोई बात ही नहीं हुई है, तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे. एंड सी शुड बी अ मच बेटर आंसर. सी इज द करेक्ट इन्फ्रेंस. ओके, सी शुड बी अ मच बेटर आंसर. लेट्स सी 22. After building for months, financial stress emanating from Chinese property sector has blown out to unprecedented levels in recent times, destabilizing an already brittle economy and making it less likely that Beijing will aggressively support Russia's ambitions in Ukraine. Okay, after building for months, बहुत सारे इसमें claims नहीं है, एक single claim है. We have to choose the best inference. After building for months, financial stress जो कि चाइनीज प्रॉपर्टी सेक्टर में हुआ, इट हैज़ ब्लोन आउट टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स इन रिसेंट टाइम. यानी प्रॉपर्टी सेक्टर में जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो एमिनेट हुई है, फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखा है चाइनीज प्रॉपर्टी सेक्टर में. इट हैज़ डीस्टेबलाइज एन ऑलरेडी ब्रिटल इकोनॉमी एंड इट हैज़ मेड लेस लाइकली दैट बीजिंग विल एग्रेसिवली सपोर्ट रशियाज एम्बिशंस इन यूक्रेन. तो लास्ट लाइन बेटर एक्सप्लेन करती है सारी चीज़ों को. ठीक है, लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन इन्फर. यहाँ पर बात हुई है रशिया की, यूक्रेन से सपोर्ट करने की चाइना के लिए. अगर चाइना जो है वो सपोर्ट करेगा रशिया को, एम्बिशंस को, जो कि उसने यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट किया है. क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी डीस्टेबलाइज्ड है इकोनॉमी में. ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ इन चाइना हैज़ ग्रोन वीक. क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ इन चाइना बिकम्स वीक? अभी हम बस इतना एविडेंस नहीं कि हम क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात कर सकें, उसे हम रिजेक्ट करेंगे. बी सेज दैट प्रॉपर्टी इज क्रिटिकल टू ग्रोथ इन चाइना. क्या हम ये कह सकते हैं दैट प्रॉपर्टी इज क्रिटिकल टू ग्रोथ इन चाइना? थोड़ा सा इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं उसमें कुछ इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी ब्रिटल हो गई है, कुछ रिडक्शन है वहाँ की इकोनॉमी में, ग्रोथ में. अ सिस्टमेटिक रिस्क इन चाइनीज प्रॉपर्टी सेक्टर हैज़ बीन परसिस्टिंग ऑफ लेटली. ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा और एविडेंस चाहिए होगा कि वहाँ पर ऑलरेडी रिस्क रह चुका है प्रॉपर्टी सेक्टर्स में. तो हम इसके लिए फ़िलहाल इसको अभी हमें थोड़ा सा और एविडेंस चाहिए इसको प्रूव करने के लिए. डी सेज दैट सपोर्टिंग रशियाज एम्बिशंस इन यूक्रेन कैन रेज इकोनॉमिक कंसर्न्स फॉर चाइना. हाँ, इसको हम इन्फर कर सकते हैं एज ए डबल टिक. क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि रशिया के एम्बिशंस को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन, यानी कि उसका कुछ एडवांटेज है इकोनॉमिकली,
हो सकता है उसका कुछ पार्टनरशिप होगी रशिया से बिजनेस को लेकर के, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो हम इसको और बेटर एज एन इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, इसको हम तर्क को निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से, आर्ग्यूमेंट में से जो हमने पढ़ा अभी। डी इज़ अ मच बेटर आंसर। ठीक है, बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। एंड वी मूव ऑन टू कोर्स ऑफ एक्शन, क्वेश्चन नंबर 23। विल डू 2 more questions आफ्टर दिस एंड विल एंड अप द होल वीडियो। When people think of burnout, यहाँ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमें चूज करना है कि उसमें से कौन सा बेटर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, when people think of burnout, mental and emotional symptoms such as feelings of helplessness and cynicism often come to mind। ठीक है, जब आप बर्नट आउट होते हो, जब आपके जो मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पलेसनेस की की जो फीलिंग है उसको महसूस कराते हैं आपके माइंड में। एंड कैन ऑल्सो लीड टू फिजिकल सिम्टम्स सच एज इंसोमनिया, माइग्रेन्स और स्टमक एक्स भी होते हैं कुछ लोगों को। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा बर्नट आउट हो चुके हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ठीक है, आपको इमोशनल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, और आपको फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे माइग्रेन्स या स्टमक एक्स। देखते हैं क्या हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। वन शुड रिजॉर्ट टू हार्ड वर्क एंड इंक्रीज वर्किंग आवर्स, बिल्कुल ऑल्टरनेट बता दिया आपने। अगर आप और ज़्यादा वर्क आवर बढ़ा देंगे तो बर्नआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हम इसको कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में नहीं ले सकते। लाइफ स्टाइल चॉइसेस एंड चेंजेस शुड बी मेड टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्नआउट, बिल्कुल सही। बर्नआउट को किस तरह हमें लाइफ स्टाइल चॉइसेस चूज करके रिड्यूस करना होगा। One should strive to gain social support by talking to therapists or mental health experts who can alleviate feelings of helplessness। ठीक है, किसी को सोशल सपोर्ट ढूंढना चाहिए और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए ताकि हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स कम हो और आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो। बिल्कुल हम साइकोलॉजिस्ट की बात जा सकते हैं और भी लोगों से बात कर सकते हैं जो कि हमारे हेल्पलेसनेस की को या उसको दूर कर सके, हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को दूर कर सके। क्या इससे हमारा बर्नट आउट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है? काफ़ी हद तक हो सकता है। लेट्स सी इफ वी हैव द आंसर एज 2 and 3। यस, बोथ 2 and 3 का ऑप्शन है, ऑप्शन सी में। बिल्कुल 2 and 3 दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ प्रूव होते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए दैट दे शुड बी दी करेक्ट आंसर्स। एब्सोल्युटली, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू 24th क्वेश्चन। Intending to transform scientific instruments in government labs into lucrative assets, generating rental income and ensuring universal access of public funded research infrastructure to stakeholders and promote efficient utilization and wider access of such infrastructure and equipment to scientists, researchers, industry professionals across the country, government needs a plan। अगर हमें एक साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इनटू गवर्नमेंट लैब्स इनटू लुक्रेटिव एसेट्स, तो हमें यूटिलाइजेशन करना होगा, स्टेक होल्डर्स फंड करना होगा रिसर्च को, और हमें वाइडर एक्सेस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इक्विपमेंट टू साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। लेट्स सी क्या इस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को हम फॉलो करेंगे और गवर्नमेंट को इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन दिला पाएंगे। गवर्नमेंट शुड आउटसोर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉरेन इंस्टीट्यूशन दैट आर इन डायर नीड ऑफ इट। अगर हम आउटसोर्स कर देंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो मेन एम यहाँ पर क्या है, वी हैव टू एफिशिएंटली यूटिलाइज ऑल दी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ओके, सो दैट हम अपनी जो गवर्नमेंट लैब्स हैं उनको हम लुक्रेटिव एसेट्स में बदल सकें, हम अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को एक लुक्रेटिव एसेट बना सकें, वहाँ से इनकम जनरेट कर सकें और यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ पब्लिक फंड बना सकें। ये सारी चीज़ें हमें तब करेंगे जब हम यहाँ पर ही कुछ ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, ना कि कोई एक्सट्रीम की हम सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दें। ठीक है, 2 says that a central cluster should be set up for the government to tie up the industries and startups allowing is। ठीक, अगर हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे, एक सेंट्रल कमेटी बनाएंगे जो कि इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को हैंडल कर सके विद द हेल्प, बिल्कुल सही होगा आंसर ये। अगर हम गवर्नमेंट शुड एनकरेज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश प्रोफेशनली मैनेज ऑटोनोमस सेंटर्स इन द नॉलेज। हाँ बिल्कुल, अगर हम चाहें तो अपने इंस्टीट्यूशंस में भी जैसे IITs NITs में भी सपोर्ट सेंटर्स बना सकते हैं ताकि हमारी लैब्स और मजबूत बन सके। बिल्कुल हम कर सकते हैं, रिसर्च लैब सेटअप कर सकते हैं। So both 2 and 3 should be the answer. Yes, E should be the correct answer. Yeah, absolutely correct. E is the correct answer. And let's move on to the last question of the day. ये भी पहला लास्ट क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन। देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च बाय द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी shows that 40% of adults in UK feel anxious about money,
with 16% losing sleep and strategy required to tackle financial anxiety। यानी कि 40% एडल्ट इन यूके को फाइनेंशियल एंजाइटी का इशू है। वो 16% तो सो नहीं पाते, उनको टेंशन है पैसे को लेकर के, शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर के। लेट्स सी क्या कोर्स ऑफ एक्शंस होने चाहिए। वन शुड स्ट्राइव टू टेक बैक कंट्रोल बाय अवॉइडिंग पोस्ट ईमेल्स और कॉल्स रिलेटेड टू डेप्थ एंड बिल्स। अगर आप इग्नोर कर दें अपने डेप्ट्स और बिल्स को थ्रू अवॉइडिंग दी पोस्ट एंड ईमेल्स, क्या ये आंसर होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ना कि कम हो जाएंगी। One should try to identify resources which might help to manage debts. Absolutely correct answer. One should ask for help for financial advisors और peers who can suggest ways to। बिल्कुल करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन 2 एंड 3 फॉलो अप होते हैं। हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं कि वो हमें कैसे डेप्ट से निकाल सकें, और हम कैसे ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढ सकें जो हमें डेप्ट से हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। Fine. So answer should be again 2 and 3. C should be the answer. Yes, absolutely correct. C is the correct answer. और अगर आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ मिस्टेक्स आपको लगती हैं या आपको कोई दिक्कत इसमें महसूस होती है तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछें, और ज़रूर हम इस पे बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। बिल्कुल हम करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ये ज़रूर किया करें, ठीक है। और टिल देन पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से जय हिंद, थैंक यू।